नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 11 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सार्क जो साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है ना, 40 साल पूरे हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बने, तो इस बारे में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित, मतलब ऑफिस से घर जाने के बाद में कोई काम नहीं होना चाहिए। काम चलो हो, लेकिन एम्प्लॉय के पास में राइट होना चाहिए कि अगर वो बॉस के रिप्लाई का आंसर नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार का राइट है, राइट टू डिस्कनेक्ट। तीसरे नंबर पे द हिंदू का यह आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में कन्फ्लिक्ट 2 महीने पहले शांति समझौता साइन हुआ था, टूट गया है, फिर से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है कंबोडिया थाईलैंड के बीच में। पूरा कन्फ्लिक्ट है क्या, हिस्ट्री क्या है, सब जानेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सार्क के बारे में है। सार्क जो कि देखो साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। 40 साल पूरे हो गए हैं सार्क को बने। राइटर बोलते हैं देखो टेक्निकली ये जो ग्रुप है ना ऑलमोस्ट डेड है, बट प्रैक्टिकली बात करें तो इस ग्रुप की हमें आवश्यकता जरूर है आज के समय में। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। टाइम था 40 साल पहले, दिसंबर 1985। जगह क्या थी? जगह थी बांग्लादेश का शहर ढाका। उस समय देखो कोल्ड वार चल रहा था। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। दुनिया ग्रुप्स में बटी हुई थी और साउथ एशिया के ना 7 लीडर्स ने यह सोचा यार हम सब की तो हिस्ट्री सेम ही है, कल्चर भी हमारा सेम है, तो हम अलग क्यों रहें। तो यह सोच के ना उन्होंने एक ग्रुप बनाया सार्क। ओरिजिनली 7 मेंबर्स थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। और अफगानिस्तान जो 8वां देश था वो बाद में ऐड हुआ था 2007 में। विजन क्या था? विजन ये था कि साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं आपस में पीस के लिए एग्रीमेंट करेंगे, आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, कोऑपरेट करेंगे और मिलके प्रोस्पेरिटी लाएंगे, यानी समृद्धि लाएंगे अपने अपने देशों में। लेकिन राइटर बोलते हैं 40 साल बाद, सार्क को बने 40 साल पूरे हो चुके हैं और वो जो ऑप्टिमिज्म था वो देखो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 2014 के बाद से सार्क फ्रीज है पूरी तरह से, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। कहने को देखो सार्क अभी भी एग्जिस्ट करता है, सार्क एज ए इंस्टीट्यूशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट देखो इंजन खराब हो गया है, पूरा फ्रीज पड़ा है, बंद पड़ा है ये इंस्टीट्यूशन, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। और देखो इस साउथ एशिया का जो रीजन है ना, साउथ एशिया के रीजन में दुनिया की ना 40% जो डेमोक्रेसीज हैं वो रहती हैं। हर कंट्री की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है। जैसे बांग्लादेश है, इन्होंने गरीबी हटाने में काफ़ी कमाल का काम किया है। भूटान है, इन्होंने देखो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट दिया, इन्होंने बोला कि जीडीपी सब कुछ नहीं होता। श्रीलंका है, श्रीलंका के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं रीजन में सबसे बेस्ट हैं, मतलब लिटरेसी के मामले में, हेल्थ के मामले में श्रीलंका ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है। मालदीव का एग्जांपल ले लीजिए, क्लाइमेट रिजिलियंस, मतलब पानी बढ़ रहा है, मालदीव धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन फिर भी मालदीव के जो लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इसी वजह से राइटर बोलते हैं क्लाइमेट रिजिलियंस शो किया है मालदीव ने। नेपाल का एग्जाम्पल देख लीजिए, नेपाल फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक्टिव सिविल सोसाइटी है। आप बोलोगे सर क्या आइडियल बातें कर रहे हो, क्या हालात हैं इन देशों की। बात ठीक है, लेकिन जो अच्छा काम किया है इन्होंने उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। लास्ट में इंडिया आता है। जिस प्रकार से देखो 140 करोड़ पॉपुलेशन और इतना शांति से हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को कहा जाता है। तो मतलब सबकी अपनी अपनी ताकत है। मतलब देखो इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया रीजन में ना बहुत टैलेंट है, बहुत पावर है, बट प्रॉब्लम यह है साउथ एशिया के जो कंट्रीज है ना आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। यहां पे कंसेप्ट देखने को मिलता है सिक्योरिटी डायलेमा का। मतलब जब 2 कंट्रीज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, दोनों जैसे इंडिया पाकिस्तान है, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, दोनों हथियार जमा करते रहते हैं इस डर के साथ में कि सामने वाला जो देश है वो मेरे से ज्यादा हथियार ना इकट्ठा कर ले। तो इस सिचुएशन की वजह से ना, सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से पॉलिटिकल ट्रस्ट नहीं होता। इस वजह से जो सार्क जैसे संस्थान है ना वो फेल हो जाते हैं।
जब भी देखो सार्क में कोई एग्रीमेंट होना होता था तो पाकिस्तान अड़ंगा डालता था, क्योंकि पाकिस्तान भारत पे ट्रस्ट नहीं करता था। राइटर बोलते हैं देखो साउथ एशिया जो है ना, पूरे वर्ल्ड में लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। जैसे साउथ एशिया के जो देश है ना, इनका आपस में जानते हो कितना ट्रेड होता है? सिर्फ 5%। मतलब हम आपस में, साउथ एशिया के देश हम आपस में सिर्फ 5% ट्रेड करते हैं टोटल ट्रेड का, जबकि आसियान के जो देश है ना, वो अपने टोटल ट्रेड का 25% तो आपस में ही कर लेते हैं। और यूरोप में तो देखो टोटल वो जितना ट्रेड करते हैं ना, उसका 60% तो वो आपस में ही कर लेते हैं। अगर देखो मान लीजिए इंडिया को कोई शर्ट का बटन परचेज करना है ना, तो पाकिस्तान या बांग्लादेश जहां पे वो शर्ट का बटन आसानी से मिल जाएगा, वहां से लेने के बजाय हम चाइना से लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो साउथ एशिया के कंट्रीज के बीच में टैरिफ यानी टैक्स काफी ज्यादा है, बॉर्डर्स रिजिड हैं, आसानी से सामान आता जाता नहीं है, और सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स भी हैं। लंबी फाइल चलती है, तब जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अप्रूव होता है। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए ना 2006 में एक कंसेप्ट आया था, साफ्टा। साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2006 में लॉन्च हुआ था। मकसद ये था साउथ एशिया के जो देश है ना, आपस में जीरो कस्टम ड्यूटीज के साथ में ट्रेड कर सकें, और बॉर्डर जो है बिल्कुल सीमलेस हो। बांग्लादेश का सामान बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए इंडिया में आए, इंडिया का सामान बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए बांग्लादेश में जाए, बिल्कुल सीमलेस बॉर्डर होना चाहिए। अगर देखो ये 2006 का साफ्टा वाला एग्रीमेंट ढंग से लागू हो जाए ना, आज भी अगर हम इसे लागू कर दें, तो देखो बहुत जबरदस्त सप्लाई चेन्स बनेंगी। बांग्लादेश में कपड़ा बनेगा, श्रीलंका में बटन बनेंगे, और इंडिया में वो कपड़ा पैक होगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर ये एग्रीमेंट साफ्टा लागू होता है तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में जाएगी, नेपाल में आसानी से जाएगी, वहां की इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत, बेशक थोड़ी बहुत, लेकिन इंडिया में भी आएंगी। आप ना अफ्रीका का एग्जाम्पल देखो। अफ्रीका में भी एक इसी प्रकार का जो एग्रीमेंट था लॉन्च किया गया था, ये वाला अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ये लॉन्च हुआ था अफ्रीका में। अब देखो प्रोजेक्शंस ये कहती हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये अफ्रीका की इनकम को 7% बढ़ा देगा और ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेगा। ये एग्रीमेंट 2035 से पहले। साउथ एशिया में देखो 736 मिलियन लोग जो हैं वो आज भी गरीबी के आसपास हैं। अगर हम देखो ये 2006 वाला साफ्टा एग्रीमेंट रिवाइव करें ना, तो गरीबी मिट सकती है। 736 मिलियन जो गरीबी के आसपास है, इनको हम बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन बात वही है ना, पॉलिटिक्स किल्ड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स की वजह से इकोनॉमिक्स मर गई। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं चलो मान लिया पॉलिटिक्स खराब है जिसकी वजह से ट्रेड भी नहीं होता, तो बचा क्या? तो एक चीज बचती है, वो है सिविलाइजेशनल हेरिटेज। देखो जो पॉलिटिक्स है वो बाउंड्रीज बनाती है, बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करती है विभिन्न देशों के बीच में, लेकिन एक चीज है जो वो उन बाउंड्रीज को तोड़ता है, वो चीज है कल्चर। साउथ एशिया के रीजन में देखो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सूफीज्म, इन सब की ना शेयर्ड हिस्ट्री है। शेयर्ड हिस्ट्री मतलब देखो जैसे बुद्धिज्म है, मतलब जैसे महात्मा बुद्ध हैं, एक देश में उनका जन्म हुआ, दूसरे देश में उन्होंने काम किया, फिर वहां से बुद्धिज्म अलग अलग देशों में स्प्रेड हुआ, तो शेयर्ड हिस्ट्री है कल्चर की, समझ गए? और देखो इंडिया इसका फायदा उठा सकता है, और इंडिया ने किया भी है। सार्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया ने ग्राउंड पे काम जरूर किया है। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है नेपाल और भूटान के बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में पिलग्रिम्स आसानी से आ जा सके, हमने बुद्धिस्ट सर्किट स्टैब्लिश किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को हमने रिवाइव किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं वो भारत में आए। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हमने इस्टाब्लिश किया क्लाइमेट लीडरशिप के मामले में। बिग कैट अलायंस हमने इस्टाब्लिश किया टाइगर्स को बचाने के लिए, इसमें भी हमारे पड़ोसी देश शामिल हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं, समझ गए? और ये सब देखो वासुदेव कुटुंबकम की फिलोसफी है। वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट आपको पता है ना, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। मतलब अगर देखो पीएम लेवल पे मीटिंग नहीं भी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्चर और इन्वायरमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे वो जो इनिशिएटिव्स है ना, कल्चर के लेवल पे,
और इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में वो चलते रहते हैं। और देखो, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सार्क ऑर्गेनाइजेशन डेड है तो क्या इंडिया को नेबरहुड को इग्नोर कर देना चाहिए? आंसर नो, बिल्कुल नहीं। देखो, इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। हम देखो अब ना नॉन रेसिप्रोकल मदद करते हैं, जैसा कि तो गुजराल डॉक्ट्रिन में भी बोला गया था कि नेबर्स की मदद करो और बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। नॉन रेसिप्रोकल मदद, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश काफी छोटे देश हैं इंडिया के कंपैरिजन में। अगर हम उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखेंगे कि जितना इंडिया उनको दे रहा है उतना इंडिया उनसे ले भी, तो ये सही नहीं होगा। तो इंडिया की जो अप्रोच है वो नॉन रेसिप्रोकल है, गुजराल डॉक्ट्रिन के बाद से ही। और आप केस स्टडीज देखिए, 2017 में ना इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया बिल्कुल फ्री में हमारे पड़ोसी देशों के लिए, ताकि नेबर्स जो हैं उनको टाइम पे डिजास्टर की वार्निंग मिले, कम्युनिकेशन में उनको मदद मिले। तो ये क्या है? ये स्पेस डिप्लोमेसी है। 2017 में ये सैटेलाइट हमने हमारे नेबर्स के लिए लॉन्च किया था। फिर देखो, कोविड आया तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट गई थी, वैक्सीन नहीं आ रही थी दूसरे देशों से। मतलब अमेरिका और यूरोप ने वैक्सीन की जमाखोरी स्टार्ट कर दी थी अपने लोगों के लिए। तब देखो, उस समय इंडिया ने नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों को वैक्सीन भेजी थी एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कि भैया आपकी मदद के लिए तो हम ही आएंगे सबसे पहले, हम आपके पड़ोसी देश हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब श्रीलंका में फ्लड्स आई थी, तो इंडिया ने यहां पे ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया और इमीडिएटली श्रीलंका के लोगों के लिए मदद भेजी। तो राइटर कहते हैं ये जो इंडिया के स्टेप्स है ना, ये फॉर्मल डिप्लोमेसी को रिप्लेस नहीं करते, बट ये स्टेप्स हमारे पड़ोसी देशों के साथ में ना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और एक चीज ये भी, इंडिया देखो अब ना सार्क का वेट नहीं करता। इंडिया ने कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिवाइव किया है, जैसे बिम्स्टेक है या फिर BBIN है। BBIN में 4 देश है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इन रीजनल ग्रुप्स पे भी अब फोकस शिफ्ट कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। मतलब अब हम एक स्ट्रेटेजी पे खेलते हैं जिसका नाम है SAARC-1। मतलब अगर देखो, सार्क में पाकिस्तान कोई एग्रीमेंट नहीं होने देता तो पाकिस्तान को निकाल के हम दूसरे ग्रुप्स पे फोकस करते हैं ना। अब देखो, लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, क्या हम सार्क को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो ट्रांसनेशनल होती है, उनका कोई पासपोर्ट नहीं होता। जैसे देखो, आपको एग्जांपल देता हूं, अफ्रीका का एग्जांपल लीजिए। चलो अभी साउथ एशिया का एग्जांपल मत लीजिए, अफ्रीका का आपने सुना होगा, एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसका धुआं जो था वो इंडिया तक आया, उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सोच के देखो, अगर लाहौर में पोल्यूशन होता है तो उसका असर दिल्ली में भी होता है। अब जैसे हिमालयाज हैं, हिमालय सबके हैं, वहां पे कोई दिक्कत आती है तो पूरे रीजन में पानी की कमी देखने को मिलेगी। टेररिज्म मान लीजिए, टेररिज्म तो इस पूरे रीजन का एक प्रकार से कैंसर है, आप बोलोगे। साइबर क्राइम मान लीजिए, हैकर्स देखो बॉर्डर नहीं देखते, एक देश के हैकर दूसरे देश के लोगों को परेशान करते हैं, गवर्नमेंट को परेशान करते हैं। अब जैसे ये जो डिजिटल अरेस्ट वाली चीजें होती हैं, म्यांमार में बैठ के लोग इनको अंजाम देते हैं, कंबोडिया में बैठ के अंजाम देते हैं। समझ गए? मतलब एग्जाम्पल है, यूं मत बोलिएगा कि सर कंबोडिया साउथ एशिया में नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो बात ये है, राइटर यहां पे वैसे देखो एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये भी आपको बता देता हूं, SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें एक बॉडी है, रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। वहां पे देखो दुश्मन देश बिना आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, तो वहां पे ऐसा मैकेनिज्म है, तो सार्क में क्यों नहीं हो सकता? नहीं है। देखो सार्क में ना साउथ एशियन जो कंट्रीज है ना, यहां पे यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हर रोज यानी डेली 1 लाख लोग लेबर फोर्स में एंटर करते हैं इस पूरे रीजन में। लेकिन यूनिसेफ का जो डेटा है ना वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, डराने वाला है। 2030 तक आधे से ज्यादा यूथ के पास में ना स्किल ही नहीं होगी। अगर देखो हमने इनको जॉब्स नहीं दी तो फिर देखो ये डिजास्टर बन जाएगा, क्योंकि यूथ के पास जॉब नहीं है तो वो क्या करेंगे? सड़कों पे खाली रहेंगे, क्राइम करेंगे। तो इसलिए देखो सार्क यूथ चार्टर को ना रिवाइव करना जरूरी है। राइटर बोलते हैं सार्क यूथ चार्टर, इसको रिवाइव करना
जरूरी है। एकेडमिक एक्सचेंज होना चाहिए हमारे पड़ोसी देशों के बीच, आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से सीखें। स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलना चाहिए। और वीज़ा देखो, जैसे आज किसी इंडियन को बांग्लादेश में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वीज़ा थोड़ा लिबरलाइज करो। जैसे यूरोप में शेंजन वीज़ा है, वैसे ही साउथ एशिया में मूवमेंट आसान कर दो। फिर डिजिटल पब्लिक गुड्स की बात राइटर करते हैं, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। देखो इंडिया के पास में ना डिजिटल पब्लिक गुड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। यूपीआई है, आधार है, टेली हेल्थ है। अब ये टेक्नोलॉजी हम ना हमारे पड़ोसी देशों को दे सकते हैं, और इससे बोलेंगे डिजिटल डिप्लोमेसी। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो सार्क को ना सिर्फ आप पॉलिटिकल समिट मत रखो, मतलब सार्क को आप ना एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दो कि पड़ोसी देश मिलके, साउथ एशिया के पड़ोसी देश मिलके डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलके क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मिलके हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार से डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इसे बना दोगे तो बहुत फायदा होगा। कंक्लूजन में तो राइटर यही बोलते हैं, देखो सार्क अभी तो है वेंटिलेटर पे, सीधी सी बात है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटी रहती है ना, इसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का गला घुट गया है। लेकिन देखो साउथ एशिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, ज्योग्राफी है, वो शेयर्ड हैं। हम देखो हमारे पड़ोसी तो बदल नहीं सकते। ये बात तो वाजपेयी जी ने भी बोली थी। वाजपेयी जी ने क्या बोला था कि वी कैन चेंज फ्रेंड्स नॉट नेबर्स। हमारे पड़ोसी तो पड़ोसी रहेंगे, दोस्त हम बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो बेशक फ्यूचर में रीजनल इंटीग्रेशन ट्रेड में ना आए, लेकिन देखो बाकी चीज़ें जो हैं, कल्चर वगैरह हो गया, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, पहले हम उनको तोड़ सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना एक टर्म का मतलब समझो जो आर्टिकल के शुरुआत में यूज की गई है, बर्नआउट। देखो बर्नआउट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि थक जाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना बर्नआउट को ना एक ऑक्यूपेशनल फेनोमेनन मानता है। मतलब ये इंटेंस एग्जॉशन है। इंटेंस एग्जॉशन किस चीज का? आप मेंटली थक गए हो, इमोशनली, फिजिकली, हर एंगल से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। समझ गए? और क्यों होता है ये? आर्टिकल में ना एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एना सेबेस्टियन। इनका एग्जाम्पल, मतलब इनकी स्टोरी जो थी कुछ समय पहले काफ़ी वायरल हुई थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, और जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था और बाद में इन्होंने सुसाइड कर लिया। सोच के देखो, एक यंग टैलेंट, देश का फ्यूचर, सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि काम का प्रेशर जो था वो बहुत ज़्यादा था। लोग देखो रियलाइज ही नहीं करते कई बार कि वो ना बर्नआउट फेस कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। और ट्रीटमेंट लेना तो बहुत दूर की बात है। इम्पैक्ट क्या होता है? फिजिकल इम्पैक्ट तो देखो सीधा सीधा ये होता है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती, सर दर्द होता है, फटीग यानी थकावट महसूस होती है। और मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? डिटैचमेंट। बर्नआउट जब होता है ना, मेंटल इम्पैक्ट ये होता है काम में मन नहीं लगता, सुसाइड करने का मन करता है। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारा दिन कोई काम करता रहता है, फैमिली वाले बोलते हैं तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है हमें देने के लिए, तो फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब थोड़ा ना हम गहराई में जाते हैं। राइटर बोलते हैं आज देखो हम ना मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं कैसे? क्योंकि देखो आज के समय में ना स्मार्टफोन है और हाइब्रिड डिजिटल वर्क कल्चर है। पहले क्या होता था, लोग 9 से 5 जॉब करते थे, घर आ जाते थे, फोन वगैरह नहीं होते थे इतने, तो बस डिस्कनेक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब स्मार्टफोन है, अब इंटरनेट है, तो तुरंत फोन कर देते हैं। तो इसलिए ना जो घर और वर्क दोनों की जो बाउंड्रीज है ना वो ब्लर हो गई हैं। मतलब घर और ऑफिस के बीच की जो लाइन है वो मिट चुकी है। बॉस का मैसेज आता है रात 10 बजे और रिप्लाई करना मजबूरी हो जाता है। और इसे आर्टिकल कहता है इरोजन ऑफ मी टाइम। क्या बोला जाता है आर्टिकल में? इसे इरोजन ऑफ मी टाइम। मतलब मेरे लिए वक्त कहाँ है? 10 बजे बॉस का फोन आ गया, मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई देना है। इसे सोशियोलॉजी में ना, जो लोग सोशियोलॉजी के हैं वो इसे शायद उन्होंने इस टर्म को समझा होगा, ऑलवेज ऑन कल्चर। मतलब ऑलवेज काम पर।
काम के लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहना पड़ता है। अब यहां पे एंट्री होती है सुप्रिया सूले की। सुप्रिया सूले ने ना 2025 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अब इसका जो मूल सिद्धांत था बहुत सिंपल था लेकिन पावरफुल। क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025? ये है राइट टू स्विच ऑफ। मतलब जो बिल के कोर प्रोविजंस हैं वो हम डिस्कस करें, इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नो पेनल्टी क्लोज। सबसे पहले क्या है? नो पेनल्टी क्लोज। मतलब अगर देखो एम्प्लॉय ऑफिस आवर्स के बाद कॉल या फिर ईमेल को इग्नोर करे तो उसे पेनलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब बॉस आपकी सैलरी नहीं काट सकता, प्रमोशन नहीं रोक सकता, सिर्फ इसलिए कि 10 बजे मैंने तुम्हें कॉल किया था, 10 बजे मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमने रिप्लाई नहीं किया। दूसरा, इस बिल का जो स्कोप है वो क्या है? ये देखो उस कल्चर को खत्म कर देगा कि डिनर के टाइम पे मेल्स चेक करना, वीकेंड पे जूम कॉल्स लेना, उस कल्चर को खत्म कर देगा ये बिल अगर पास हो जाता है तो। बिल में यह भी बोला गया जो कंपनीज हैं वो देखो वेलफेयर कमेटी स्टैब्लिश करेंगी, एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी, और ये कमेटीज डिसाइड करेंगे कि उस कंपनी के आफ्टर आवर नॉर्म्स क्या होंगे। मतलब ऑफिस का जो काम खत्म हो गया, ऑफिस के घंटे खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या नॉर्म्स होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी के द्वारा। क्योंकि देखो हर कंपनी ना अलग होती है, इसलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। क्योंकि कई कंपनीज में काम हो सकता है कि ऑफिस आवर्स के दौरान उतना ना हो, बाद में एकदम से इमरजेंसी आ जाए। और अगर कंपनी ने ये नॉर्म्स नहीं माने तो फिर देखो फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? टोटल जितनी एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है ना उसका 1%। अब ये कोई छोटी रकम नहीं है। अगर देखो कंपनी का वेज बिल, मतलब एम्प्लॉयज को जो टोटल सैलरी दी जाती है वो 100 करोड़ है, तो फाइन कितना? 1 करोड़। इसका मतलब देखो कंप्लायंस जो है वो वॉलंटरी नहीं होगा बल्कि मैंडेटरी होगा सभी कंपनीज के ऊपर। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं। अब ना आर्टिकल एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ता है। देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ना ये लगता है कि ज्यादा घंटे काम करना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। ज्यादा घंटे काम करना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। जर्मनी में बहुत सारी रिसर्च हुई थी इस बात पे, तो ये साबित हुआ था कि मतलब अगर कम काम करते हैं, जैसे हफ्ते में 4 दिन है, कम काम किया जाता है तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह नहीं कि एक ही दिन काम करवाओ बाकी 6 दिन छुट्टी दो, थोड़ा बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये सुप्रिया सूले ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया था ना, ये बिल कहता है मेंटल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब मेंटल हेल्थ अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज में अच्छी आएगी। और स्टडीज भी ये शो करती हैं कि आप कांस्टेंट अगर फोन चेक करते रहो तो फिर दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है। आप फिजिकली घर पे हो लेकिन मेंटली ऑफिस में हो। तो इसीलिए देखो हेनरी फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे ना, हेनरी फोर्ड, इन्होंने ना 1926 में 40 आवर्स वर्क वीक इंट्रोड्यूस किया था। सिर्फ एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना है ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो एम्प्लॉइज की इंक्रीज की जा सके। तो आप बताओ सुप्रिया सूले ने ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया था क्या इसको लागू करना चाहिए? आर्टिकल में देखो चैलेंजेस भी बताए जाते हैं। चैलेंजेस एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इसको काट देता हूं। चैलेंजेस जो बताए जाते हैं ना राइटर के द्वारा वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कल्चरल माइंडसेट। इंडिया में देखो ओवरवर्क जो करता है ना उसे डेडिकेशन समझा जाता है। अगर आप टाइम पे घर जाते हैं तो लोग सोचते हैं आप कामचोर हो, बस इंतजार कर रहे हो घर जाने का। समझ रहे हो? तो इस माइंडसेट को बदलना बहुत मुश्किल है। दूसरा इकोनॉमिक रियलिटी। इकोनॉमिक रियलिटी देखो जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना उनके क्लाइंट्स यूएस और यूके में होते हैं। अब टाइम जोन का डिफरेंस है। अगर इंडियन एम्प्लॉय रात को कॉल नहीं लेगा तो बिजनेस सर्विस कैसे देगा? तो ये भी दिक्कत है ना। फिर नेक्स्ट इशू है स्मॉल फर्म्स वर्सेस बिग फर्म्स। देखो बड़ी कंपनीज ये अफोर्ड कर सकती हैं शिफ्ट लगाना, लेकिन एक छोटा स्टार्टअप है या फिर एमएसएमई है उसके ऊपर कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा। उसके ऊपर कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि उनका मेन फायदा ये है कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम है। और सबसे बड़ी बात है इन्फोर्समेंट। ये तो वही घिसा पीटा पॉइंट। हमारे देश में कानून बन जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होते। मिनिमम वेजेस एक्ट आज तक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। समझ गए? लेकिन देखो राइटर बोलते हैं काफी सारे देशों में ना
काफ़ी सारे देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट एक फॉर्म में या फिर दूसरी फॉर्म में इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 2024 में हुआ, पुर्तगाल में, वहां तो बॉस अगर मैसेज भी कर दे तो भी फाइन लगता है ऑफिस आवर्स के बाद में, समझ गए। तो इंडिया में भी किया जा सकता है। कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, सुप्रिया सूले का जो बिल है ये राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप है। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है ना, तो देखो बीमार वर्कफोर्स के साथ में, थकी हुई वर्कफोर्स के साथ में इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को ना स्वस्थ भी रखना है, जो हमारा यूथ है उसको स्वस्थ भी रखना है ताकि वो ठीक से काम कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कंबोडिया थाईलैंड कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2 महीने पहले एक समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। अब वो जो समझौता है पूरी तरह से फेल हो चुका है। और 2 महीने पहले जो समझौता हुआ था, किसने करवाया था? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। लेकिन अब देखो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो लड़ाई है, हॉस्टिलिटीज हैं, वो देखो फिर से शुरू हो गई हैं। अगर थोड़ा सा टाइमलाइन मैं आपको बताऊं, देखो इसी साल के मई की बात है, शुरुआत यहां से हुई। एक टेंपल है, इस टेंपल का नाम क्या है? प्रीहेव विहियर। ये देखो प्रीहेव विहियर टेंपल है। अब इस टेंपल के पास में ना छोटी मोटी लड़ाई हुई थी। एक कंबोडियन सोल्जर मारा गया था उस समय। चूंकि देखो कंबोडियन सोल्जर मारा गया तो रिएक्शन, कंबोडिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने थाईलैंड से आने वाले गुड्स पर बैन लगा दिया। थाईलैंड के साथ में जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स थी उनको बंद कर दिया। रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे उस समय, मई की घटना के बाद में। फिर देखो जुलाई आता है। जुलाई में वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ गया। तो उसी एरिया में ना ये टेंपल था ना जिसका नाम था प्रीहेव विहियर, इस टेंपल के पास में ना एक लैंडमाइन एक्सप्लोजन हुआ। और उस एक्सप्लोजन में ना 5 जो थाई सोल्जर्स थे वो घायल हो गए। फिर ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। थाईलैंड ने ये बोला कि वो माइंस जो थी वो कंबोडिया ने लगाई हैं, और उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया। फिर देखो जुलाई के ही एंड में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। एटलीस्ट कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो लड़ाई स्टार्ट होती है, 48 लोग मारे जाते हैं। 3 लाख के आसपास लोग डिस्प्लेस हो गए। उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पे गोलाबारी चालू हो गई। और ये सिर्फ 5 दिन में हुआ सिर्फ। फिर देखो इन दोनों का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए ना मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे अनवर इब्राहिम, वो आगे आए। और ट्रंप ने भी समर्थन किया मलेशिया के प्रधानमंत्री का कि आप यार इनका विवाद सुलझा दो। तो एक ना सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दोनों के बीच में। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन देखो नवंबर आते आते शांति देखो टिकी नहीं। फिर से एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ और थाईलैंड के जो सोल्जर्स थे वो घायल हो गए। थाईलैंड ने फिर ये सीज फायर एग्रीमेंट जो साइन हुआ था इसको सस्पेंड कर दिया। 7 दिसंबर को तो देखो बात जो है वो एयर स्ट्राइक्स तक पहुंच गई। कंबोडिया ने यह आरोप लगाया कि थाईलैंड ने ना हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। यहां तक आरोप लग गया, कंबोडिया ने आरोप लगाया थाईलैंड ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। लेकिन अब आप पूछोगे सर ये क्रोनोलॉजी तो आपने समझा दी, लेकिन ये बताओ विवाद आखिरकार है क्यों? देखो विवाद जो है वो ज्योग्राफी के कारण है। झगड़े की जो जड़ है दोनों देशों के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, वो कॉलोनियल ईरा में है। उस समय देखो जो कंबोडिया था, यानी ये नीचे वाला देश जो है कंबोडिया, ये फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा था। और थाईलैंड का नाम क्या था? थाईलैंड का नाम था सियम, SIAM, सियम नाम था थाईलैंड का। और नीचे वाला फ्रांस का हिस्सा, ऊपर वाला सियम। तो फ्रांस और सियम के बीच में ना ट्रीटीज साइन हुई बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए कि हाँ भाई ये बाउंड्री है, नीचे वाला फ्रांस का हिस्सा है इंडो चाइना का और ऊपर वाला सियम अलग से देश है। तो दोनों के बीच में बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए ट्रीटीज हुई। 1904-1907 की बात है। बॉर्डर डिसाइड हुआ पहाड़ी इलाके के साथ में, मतलब जैसे यहां पहाड़ियां हैं, पहाड़ी के इस पार थाईलैंड, पहाड़ी के उस पार कंबोडिया। और
पानी के बहाव की जो दिशा थी वो भी बॉर्डर डिसाइड करती थी कि नदी है, नदी बीच में दोनों देशों को डिवाइड करती है। लेकिन देखो ग्राउंड पे डिमार्केशन ढंग से नहीं हुआ। ग्राउंड पे जो बॉर्डर डिफाइन करना था ना वो ढंग से हुआ नहीं। देखो जब कॉलोनियल पावर्स मैप बनाती थी ना तो वो लोकल ज्योग्राफी को इग्नोर कर देती थी। बस वो जैसे हमारी रेड क्लिफ लाइन थी, रेड क्लिफ एक वकील थे, उन्होंने 35 दिनों के अंदर अंदर इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन खींच दी, वो गए नहीं वहां पे। तो बस मैप पे जब आप लाइन खींचोगे ना तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो ये जो टेम्पल है ना, ये प्रिय विहार टेम्पल, ये सबसे इमोशनल पॉइंट है दोनों देशों के बीच में। हुआ क्या, ये जो प्रिय विहार टेम्पल है ना, ये देखो 11वीं सेंचुरी का ना हिंदू टेम्पल है। 11वीं सेंचुरी का एक हिंदू टेम्पल है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन देखो टेम्पल जो है ना वो एक क्लिफ के एज पे है, मतलब एक चोटी के एज पे है। पहाड़ की चोटी नहीं होती, उसके बिल्कुल किनारे पर है। अब टेम्पल कंबोडिया के मैप में आता है, लेकिन टेम्पल तक पहुंचने का आसान रास्ता थाईलैंड की तरफ से है। कंबोडिया की तरफ से सीधी चढ़ाई है, मतलब समझ गए, कंबोडिया की तरफ से उस टेम्पल तक जाना आसान नहीं है, सीधी चढ़ाई है। लेकिन थाईलैंड की तरफ से आसान रास्ता है। तो इसलिए ये सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है। मतलब मंदिर मेरा है, मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन दरवाजा खुलता है थाईलैंड की तरफ से। यही कन्फ्लिक्ट है। अब देखो यूपीएससी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल भी कई बार पूछ लिया जाता है। दोनों देश कोर्ट में गए इस विवाद को लेके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह बोला कि टेम्पल की जो सोवरेनिटी है वो कंबोडिया के पास में है, मतलब मंदिर जो है वो कंबोडिया का है। तो देखो आईसीजे ने मंदिर तो दे दिया कंबोडिया को, लेकिन आसपास की जमीन का बॉर्डर क्लियर नहीं किया। मतलब मंदिर के आसपास की जो 4.6 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है वो आज भी डिस्प्यूटेड जोन है दोनों देशों के बीच में। और यहीं पर आज भी देखो माइंस बिछी रहती हैं, यहीं पर डिस्प्यूटेड जोन में फौज खड़ी रहती है। इसी वजह से ये जो कन्फ्लिक्ट है वो होता रहता है। और देखो इस हॉस्टिलिटी का जो इंपैक्ट जानते हो क्या हुआ है? इंपैक्ट बहुत जबरदस्त हुआ है। जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर टूरिस्ट हैं डर रहे हैं यहां पर आने से। दोनों आसियान मेंबर हैं, अगर देखो गोलीबारी होगी तो आपको पता है यहां पे फिर इस रीजन में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बल्कि जो है वो भी भाग जाएगी। आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रेपुटेशन भी दाव पर है। पहले आर्टिकल में हमने आसियान की तारीफ की थी, लेकिन इसकी रेपुटेशन भी दाव पे है। ऑलरेडी आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो म्यांमार क्राइसिस से जूझ रहा है। म्यांमार में सिविल वार चल रहा है, वहां पे जो मिलिट्री गवर्नमेंट है अपने ही लोगों को मार रही है। लेकिन अगर देखो थाईलैंड कंबोडिया भी लड़ेंगे तो आसियान एक टूटी हुई फैमिली बन जाएगी, ब्रोकन फैमिली बन जाएगी। और दोनों देशों में देखो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ना ट्रस्ट डेफिसिट बहुत कम है। डिप्लोमेटिक टाइज ऑलरेडी पूरी तरह से डाउनग्रेड हो चुके हैं, और मतलब रीजन जो अच्छा खासा इंटीग्रेटेड है वो भी डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूं। सबसे पहले तो देखो रीजनल पावर्स को ना बढ़िया रोल प्ले करना पड़ेगा। रीजनल पावर्स जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनको लीड लेना होगा। जैसे मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने पहले कोशिश की थी, उन्हें फिर से एक ऑनेस्ट ब्रोकर बनना होगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। सिर्फ सीज फायर हो जाना काफी नहीं है। बॉर्डर पे शांति लाने के लिए ना जॉइंट पेट्रोलिंग होनी चाहिए। उस जोन को 4.6 स्क्वायर किलोमीटर का जो जोन है उसे डीमिलिटराइज्ड बना दो। टेम्पल के आसपास का जोन जो है उसे डीमिलिटराइज्ड बना दो। और सबसे तीसरे नंबर पे आसियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आसियान का चार्टर कहता है जो भी डिस्प्यूट होंगे ना उनका जो सेटलमेंट है वो पीसफुल ढंग से होगा। तो आसियान की जिम्मेदारी बनती है दोनों पार्टीज को ना टेबल पे लाया जाए, क्योंकि वार जो है वो ऑप्शन नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं। कुल मिला के देखो राइटर बोलते हैं ये जो लड़ाई है जमीन के टुकड़े की नहीं है, ये नेशनलिज्म की लड़ाई है। लोग बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुके हैं इस लड़ाई में अपने अपने देश के प्रति। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सार्क से रिलेटेड। जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।